पिछले काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे बिकॉज़ देयर वाज सम अर्जेंट वर्क गोइंग ऑन एंड देयर वाज सम रिनोवेशन काइंड ऑफ वर्क वाज गोइंग ऑन, सो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अब जो है रेगुलर वीडियोस फिर से एक बार शुरू करते हैं और कल पहली बार वीडियो अपलोड हुई बहुत दिनों के बाद। और आज हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें हम नीट का जो पेपर हुआ है उसकी पेपर की एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे नोट्स के साथ वो कितने मैच कर रहे हैं या हमने नोट्स में क्या पढ़ाया है, जिनसे क्वेश्चन आए हैं या बिल्कुल हमारे नोट्स जो हैं वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है नीट के पेपर से। सो नोट्स का और नीट का पेपर का जो है वो कंपैरिजन करेंगे अलॉन्ग विद द डिस्कशन ऑफ नीट क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट एंड एज यू कैन सी, सबसे पहले हम सो आई मस्ट मेंशन कि ये जो पीडीएफ मैंने उठाया है ये एलेंस से लिया है बिकॉज़ जो पीडीएफ वर्जन है वो सबसे पहले वहीं पे छपा मिला था। तो ओरिजिनल पेपर में कुछ लिखे रहते हैं, हैंडराइटिंग वगैरह रहती है, तो वहाँ पे फिर उसमें विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, तो इसलिए टाइप किया हुआ क्वेश्चन चाहिए था। सो वी हैव पिक्ड इट फ्रॉम हियर। सो लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. So as you can see, the first question says that an inductor of inductance L, a capacitor of capacitance C, and a resistor of resistance capital R are connected in series to an AC source of potential difference V volts as shown in figure. The potential difference across L, C and R is 40 volt, 10 volt and 40 volt respectively. The amplitude of the current flowing through LCR circuit is 10 root 2 ampere. We need to find the impedance of the circuit. और ये ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले वोल्टेज दिया हुआ है, इंडक्टर के अक्रॉस भी दिया हुआ है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी दिया हुआ है, रेजिस्टर के अक्रॉस दिया हुआ है। तो जो ईएमएफ होगा सर्किट का, ये जो नेट वोल्टेज होगा एसी सर्किट में, हम सब लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये हम फेज़र रिजल्टेंट से निकालते हैं। तो VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VL की वैल्यू दे दी गई है 40 और VC की वैल्यू हो गई 10, तो इसका हो गया स्क्वायर, और VR की वैल्यू फिर से हो गई 40, तो ये आ जाएगा 50 वोल्ट। आप देखिए, इट इज़ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अंडर रूट, तो आ जाएगा 50 वोल्ट। 50 वोल्ट आ गया। और करंट हमें दिया हुआ है कितना? करंट हमें दिया हुआ है 10 रूट 2 एम्पियर। करंट हमें दिया हुआ है 10 रूट 2 एम्पियर। तो अगर ये वोल्टेज है और करंट है तो बताइए सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा? सर्किट का इम्पीडेंस होगा RMS वोल्टेज बाई RMS करंट। सो दैट विल बी 50 डिवाइडेड बाई 10 रूट 2, एंड सो द आंसर शुड बी 5 बाई रूट 2. Correct? So it is 5 by root 2 ohm. So this is the solution to the first question. तो ये हमारा solution था जैसा आपने देखा, और आइए हम आंसर देखते हैं। आंसर 4 है। अब देखिए, ये हमारा जो DT's क्लासेस है उसका बोर्ड पिक है। बोर्ड पिक होता है जो हम बोर्ड पे लिखते हैं और उसके बाद हम उसकी PDF बना लेते हैं, तो हम उसको बोर्ड पिक्स कहते हैं। तो बोर्ड पिक्स में आप देखिए, आइडेंटिकल टाइप का ये क्वेश्चन जो है जिस पे हमने मार्क कर रखा है, आइडेंटिकल टाइप का क्वेश्चन हमने कराया है। हमने करंट निकाला है यहाँ पे, और सेम देखिए वही फार्मूले से हमने वोल्टेज निकाली है, और यही नियम ने इक्वेशन लिखने भी सिखाया है। सो इट इज़ द आइडेंटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ कवर्ड इन आर बोर्ड पिक्स इन आर क्लासरूम. Okay, so this was the first question. Now let's move to the second question. Now the second question is saying, find the value of angle of emergence from the prism. The refractive index of the glass is root 3. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रे है वो जो हाइपोटेन्यूस वाला पार्ट है, जो सबसे लंबा सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो वहाँ पे तो किसी भी तरह का कोई रिफ्रैक्शन रे फेस नहीं करेगा। तो ये रे जो है ये सीधा बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा,
यहाँ आने के बाद इसकी सरफेस की जो इसके सरफेस पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो कितना बनेगा बताइए। नाउ यू कैन सी, एज यू कैन सी एंगल हियर इज 60 डिग्री, सो दिस शुड बी 60 डिग्री एज वेल। तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो जाता है। नाउ एक चीज़ यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो √3 है, तो क्या ये इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है कि क्रिटिकल एंगल से कम है, ये वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल हम सभी लोग जानते हैं इज़ 1/μdr, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम जो आउटसाइड मीडियम है। नाउ sin c is equal to 1/√3, 1/√3, जबकि sin 30 जो होता है दैट इज़ 1/2। तो बताइए कौन बड़ा है, sin c की वैल्यू बड़ी है कि sin 30 की वैल्यू बड़ी है? 1/√3 इज़ 1.732, तो क्लियरली sin c बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर sin c बड़ा है sin 30 से, तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब यहाँ क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और अगर रिफ्रैक्शन होता है तो हम लगाएंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन, इसको हम μ1 लेते हैं, बाहर वाले मीडियम को हम μ2 लेते हैं। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है और ऑब्वियसली जब ये बाहर निकलेगा तो ये नॉर्मल से, देखिए नॉर्मल कोर्स इसका ये है, तो ये इससे अवे बेंड करेगा, तो ये कुछ यूँ आएगा बाहर। तो हमें इसका एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है ये। ठीक है, सो लेट्स राइट द रिजल्ट। स्नेल्स लॉ लिखते हैं। सो इट इज़, क्या होता है स्नेल्स लॉ बताइए? μ1 sin 30 डिग्री इक्वल्स टू μ2 sin angle of emergence. Now what is angle of emergence? Let's find out. So it is √3, sin 30 is half, μ2 is 1, sin e. So what about e? देख सकते हैं आप √3/2 आ रहा है, तो e की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री यहाँ से। सो आंसर 1 इज़ करेक्ट। यहाँ पे कोई TIR नहीं होगा। तो मैं इसके आंसर को सेव कर रहा हूँ। इसकी भी PDF बना के मैं उसका लिंक कोशिश करूँगा कि अपने YouTube चैनल के साथ इंक्लूड करूँ। तो एक PDF बनाने के बाद फिर मैं इसको इंक्लूड करूँगा। सो आई होप यू हैव नोटिस द आंसर। अब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमने नोट्स में करा रखे हैं कि नहीं करा रखे हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये वो आइडेंटिकल क्वेश्चंस हैं जो सेम इसी तरह के फंडे पे बेस्ड हैं जो हमने प्रैक्टिस करवाए हैं बच्चों को ड्यूरिंग आवर क्लासेस। अब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन तो मैच नहीं करता, हर बार तो नहीं करता, हर क्वेश्चन के साथ तो नहीं करता। काफ़ी क्वेश्चंस में एग्जैक्ट डेटा भी मैच करता है, बट देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन इन द क्लास। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट? The third question is saying that a dipole is placed in an electric field as shown in figure. In which direction will it move? तो देखिए एक डाइपोल रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि डाइपोल किधर मूव करेगा। ठीक है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका ये जो फील्ड है ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक, तो और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जिधर ई लिखा हुआ है वहाँ पे फील्ड कम हो रही है, बिकॉज यहाँ पे देखिए लाइंस दूर दूर है और यहाँ लाइंस नज़दीक हैं। सो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो राइट साइड में डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा डेंस लाइंस हैं लेफ़्ट साइड को। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो पोजीशन होगी माइनस क्यू की, यहाँ पे फील्ड कम होगा। ना माइनस क्यू पे जो फोर्स लगता है वो लगता है फील्ड के ऑपोजिट, सो इट विल बी फोर्स ऑन माइनस क्यू एंड दैट इज स्मॉलर फोर्स। वाई स्मॉलर फोर्स? बिकॉज द फील्ड देयर इज वीक। और प्लस क्यू पे जो फोर्स होगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। क्यों ना मैं इसको और ज़्यादा बड़ा बनाऊं। सो दिस इज़ बिगर and this one is smaller. This is force on minus q and this one is force on plus q. So I can see force on plus q ज़्यादा है। तो बताइए इसको मूव किधर करना चाहिए? Obviously it will move towards the right, right? पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होगा अगर ये राइट की तरफ जाएगा? तो बताइए, अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी कि डिक्रीज़ करेगी? अब आप खुद सोचिए। वैसे तो किसी भी नेचुरल मोशन की जो डायरेक्शन होती है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टेट की तरफ होती है, ठीक है? तो आप ज़रा समझिए इस चीज़ को। इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट, लेकिन राइट में हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 भी है, ऑप्शन 4 भी है, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ के ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है इट इज़ टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का तो उसकी दिशा कुछ यूँ है। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर एंड एज यू कैन सी डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज़ अलोंग द राइट साइड। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? वो होता है माइनस पी डॉट ई, जिसमें आप लिख सकते हैं माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन है ऑपोजिट, फील्ड का राइट की तरफ है, तो ये प्लस पी ई आ जाएगा। और राइट की तरफ जाने का मतलब ये है एज यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट वर्ड डायरेक्शन, एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट वर्ड डायरेक्शन, फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग, ई डिक्रीजेस टूवर्ड्स राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आंसर नंबर 2, टुवर्ड्स द राइट as the potential energy, as its potential energy will decrease. Second option is correct and so this is the answer. आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्या इस तरह का क्वेश्चन हमने अपने नोट्स या बोर्ड पिक्स में करा रखा है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्क किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम फील्ड लाइन्स है। हमने डाइपोल को उल्टा रखा हुआ था, उन्होंने डाइपोल को उधर रखा हुआ था, हमारा नेट फोर्स लेफ्ट में रखा रहा था, उनका नेट फोर्स जो है वो राइट की साइड लग रहा था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वी हैव डन इन द बोर्ड पिक्स, ठीक है? अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 सेइंग? A capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by V equal to V naught sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor would then be given by। देखिए, ये हर इंसान या किसी भी किताब में आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है। कंडक्शन करंट वही जो वायर के अंदर होता है। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, लेकिन वो करंट भी उस कैपेसिटर के साथ जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनमें जो भी कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है उसके बराबर होती, ठीक है? अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके करंट निकालते हैं। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले हम चार्ज लिखेंगे। चार्ज हम कैसे लिखेंगे? CV से लिखेंगे। चार्ज कितना हो जाएगा? इट इज़ CV नॉट इंटू साइन ओमेगा टी एज़ पर गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमारा करंट का वैल्यू dQ/dt हो जाएगा। dQ/dt को हम कितना लिखेंगे? CV नॉट साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन होगी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस ओमेगा सी को नीचे करते हैं जो हम AC में पढ़ते हैं, ठीक है, जो XC भी लिखा जाता है, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी। हाउएवर हमें ये ऑप्शन में मिल जाता है V नॉट ओमेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। देखिए, ठीक है, वी नॉट ओमेगा सी, एक्चुअली मेरा सी और ये सी कॉस जो है, ये दोनों सी एक साथ मिल जा रहा था विजिबली, तो मैं सोच रहा था कि इसका सी कहाँ गया, बट सी है यहाँ पे रिटन, तो आंसर 1 हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसके आंसर को सेव कर रहा हूँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम आते हैं हमने क्या पढ़ाया है, तो आप देखिए सेम टू सेम एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, देखिए हमने पढ़ाया हुआ है और हमने करंट निकलवाई है। ठीक है, सी ई नॉट, ये देखिए सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एग्जैक्टली द सेम थिंग वी हैव टॉट इन आर नोट्स, राइट। सो अगेन द सेम, आई एम गोइंग वन बाय वन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अगर कहीं हम मैच नहीं भी करेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा कि देखिए हमने इस हद तक पढ़ा रखा, बट एग्जैक्टली वी हैवंट डन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। So let's move on to the fifth one. Now, the fifth question is saying a thick current carrying cable of radius r carries a current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field B, it is not called magnetic field. अब देखिए पेपर में जब पेपर बनाने वाले ये गलती करते हैं तो अच्छा नहीं लगता देख के, इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहते, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, लेकिन अब यही है हालात। तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर ड्यू टू द केबल विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज रिप्रेजेंटेड बाई, दिस इज ए स्टैंडर्ड डेराइवेशन, आई होप आपको पढ़ाया गया होगा ये डेराइवेशन। तो आइए इस पर बात करते हैं। सिचुएशन ये है कि ये केबल है, सिलेंड्रिकल केबल है, और इस केबल में करंट इसके क्रॉस सेक्शन पे निकल रहा है बाहर इस तरह से, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है आई। आप इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लेवें, ये सिचुएशन है। और ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर होगा, नहीं तो फिर इसको निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक त्रुटि है क्वेश्चन में, इन लोगों को लिखना चाहिए था कि इट इज़ अ लॉन्ग, है ना, करंट कैरिंग केबल विच दे हैवंट राइट। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो निकालना है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो आप देखिए इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए सेंटर ऑफ करंट जो होगा वो एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्चुअली, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, वो कुछ यूँ बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। और इस पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस पर आप टेंजेंट खींच के जहाँ चाहे वहाँ पे आप मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 एम्पेयर्स लूप लेता हूँ। चूँकि मेरा जो फील्ड लाइन है वो सर्कुलर है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, सिंप्लिसिटी के लिए हमारे जो एम्पेयर्स लूप होने चाहिए वो भी सर्कुलर होने चाहिए। तो ये हमारे एम्पेयर लूप हैं। अब आप देख सकते हैं इस एम्पेयर लूप पे कहीं पर भी अगर मैं एक डीएल लेंथ का सेक्शन लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसके पैरेलल आएगा। तो उसके बाद हम लगाते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ फॉर लूप्स शोन इन डायग्राम। तो जो लूप्स दिखाए गए हैं उनके एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएंगे
तो वो कहता है भाई बी डॉट डी एल की जो वैल्यू होगी पूरे एम्पेयर्स लूप के लिए, उसको म्यू नॉट इंटू जितना करंट उस एम्पेयर लूप के क्रॉस सेक्शन से, उसके प्लेन से परपेंडिकुलरली थ्रेड आउट कर रहा है, उसके बराबर होता है। ये है एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी डॉट डी एल की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू 2πr, वेयर आर इज़ द कॉमन रेडियस, जनरल रेडियस ऑफ द एम्पेयर्स लूप। चाहे आप अंदर वाले का देखें उसको भी हम आर लिख सकते हैं, और चाहे आप बाहर वाले लूप का देखें उसकी भी रेडियस को हम आर लिख सकते हैं। बेसिकली ये आर का कंडीशन बदल जाएगा, अंदर रहेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर से कम होगा, बाहर जाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा होगा। और एंगल तो cos 0 हो ही चुका है। अब इससे कितना करंट थ्रेड आउट कर रहा है? तो अब देखिए यहाँ से दो पार्ट आ जाता है, यहाँ तक आप अंदर रहें या बाहर रहें एक्सप्रेशन सेम होगा। अब यहाँ से हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो इनसाइड के लिए अगर आप डिराइव करते हैं और आउटसाइड के लिए अगर आप डिराइव करते हैं, इनसाइड के लिए अगर आप डिराइव करेंगे तो आपको करंट निकालना पड़ेगा। करंट कैसे निकालना पड़ेगा? तो जी टोटल करंट है पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में, लेकिन आपका जो एम्पेयर लूप है वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया का है। तो उतने ही एरिया के अंदर जितना करंट होगा वही आप यहाँ लिखेंगे। जबकि आउटसाइड में जब आप निकालेंगे तो आप पूरा का पूरा करंट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं पूरा का पूरा करंट? क्योंकि भाई जो बाहर वाला एम्पेयर लूप है उसके थ्रू तो सारा का सारा करंट जो सिलेंडर का है वो होके जा रहा है। देखिए आप, वो तो पूरा करंट को इंक्लूड कर ले रहा है अपने अंदर। सो फाइनली जो मेरा आंसर आ रहा है बी इनसाइड का, वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है म्यू नॉट इंटू आई इंटू स्मॉल आर, है ना, डिवाइडेड बाई 2π कैपिटल आर स्क्वायर। और जो आउटसाइड का आ रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। तो अंदर में यानी जब तक आपका आर लेस देन आर होगा, ठीक है, तब तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब आपका आर कैपिटल आर से बड़ा होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों बातों को अगर ध्यान में रखें तो हमारा आंसर 3 करेक्ट है। ठीक है, सो 5th क्वेश्चन का आंसर है 3। इसको मैं करता हूँ सेव, और अब आप देखें ये रहा वो जो हमने पढ़ाया है, एंड इट्स एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। द ग्राफ वी हैव ऑलरेडी टॉट, दैट इज़ इन आवर बोर्ड पिक्स। मेरे को सॉल्यूशन बनाने में टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया बिकॉज 11th 12th के टोटल नोट्स में से वो पेजेस निकालना और उसकी प्रॉपर PDF बनाने में टाइम लगता है कि हाँ भाई हमारे नोट्स में ये उपलब्ध था। तो जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं उनके पास ये बोर्ड पिक्स हैं और उन्होंने क्वेश्चन किया होगा ऑब्वियस। तो जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं उनके पास ये बोर्ड पिक्स हैं। और तो देखिए ये जो नीट के पेपर का डिस्कशन था उसका हमने आज फर्स्ट लेक्चर किया है, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो 23-24 मिनट का हो चुका है। तो अगर सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और वो सही नहीं रहेगा। तो इसका जो नेक्स्ट हम लेके आएंगे फिर उसमें बाकी क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, 5, 6, 7, 8 जितना कर पाएँ, ठीक है, विद इन द टाइम लिमिट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और उसमें भी हम ये देखेंगे कि हमारे बोर्ड पिक्स के थ्रू क्वेश्चंस आए हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं कि नहीं आए हैं, वो हमें पता चलेगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। प्लीज़ लाइक द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू। अगर आपको लगता है कि जो चैनल है वो इन्फॉर्मेटिव है और वो आपके एकेडमिक्स में आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।